नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज हम एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करेंगे। बात यूक्रेन, क्रीमिया, रूस संकट की। यूं तो पिछले कई हफ्ते से ये खबर चर्चा में है, लेकिन फिलहाल ये अपने सबसे गंभीर दौर में दाखिल हो गया है संकट। हम जानते हैं कि क्रीमिया की जनता ने रूस के साथ जाने का फैसला कर लिया है और ये काम वोटिंग के जरिए हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि 80% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। याद रखिए कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है। राष्ट्रपति पुतिन ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए क्रीमिया को एक आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका फिलहाल रूस पर पाबंदी लगाने की धमकियां भी दे रहा है और कुछ पाबंदियां लगाने की घोषणा भी की है। ताजा खबर के मुताबिक रूस को G8 जो समूह है उससे निकाल दिया गया है, फिलहाल सस्पेंड किया गया है। G8 समूह की बैठक की जो मेजबानी का जिम्मा था वो फिलहाल रूस का ही था। इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे कि फिलहाल दुनिया की जो राजनीति है वो किस तरह से बदलेगी। इस पूरे हिस्से में अगर देखा जाए, पूरे रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किस तरह से अब दूसरे हिस्से में तब्दील होगा, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल अरुण कुमार मोहंती, प्रोफेसर हैं JNU में। इसके अलावा सुधीर ती देवारे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नीलाभ मिश्रा हैं, एडिटर हैं हिंदी आउटलुक मैगजीन के। और साथ ही हैं मेरे साथ कॉमोडोर C उदय भास्कर, जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके जानकार हैं। वो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उदय भास्कर जी, अगर आपकी तरफ मैं आ सकूं, ये बताइए कि जितना गंभीर ये संकट फिलहाल नज़र आ रहा है, जिस तरह से अभी अगर देखें ये वेस्ट वर्सेस रूस नज़र आ रहा है और माना जा रहा है कि पिछले 2 दशक में अगर देखें तो सबसे गंभीर संकट है ये कोल्ड वॉर के बाद का। क्या वाकई इस तरह से, जिस तरह से ये घटनाक्रम हमारे सामने आया है, ऐसी उम्मीद की गई थी? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से कल जो रेफरेंडम हुआ था क्राइमिया में और उन्होंने जो अपने आप को घोषित किया है कि वो रूस के साथ जाना चाहते हैं, साथ साथ पुतिन साहब ने कहा कि क्राइमिया एक आज़ाद मुल्क बन गया है। ये एक बहुत ही गंभीर घटना है, तनावपूर्ण है और इसके कई पहलू हैं। एक, मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में ये एक प्रकार का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होगा और हमने अभी अभी सुना है कि G8 देशों ने किस प्रकार से अपना निर्णय लिया है रूस के बारे में। अर्थात ये कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक ढांचा है उसके ऊपर कल का जो रेफरेंडम है उसके कई प्रकार के, मैं कहूँगा, प्रभाव होंगे। एक, विपक्षी जो कि रूस और अमेरिका के बीच में, साथ साथ जो पश्चिमी देशों का जो सामरिक जो गुट है, वेस्टर्न अलायंस, उसके ऊपर भी प्रभाव होगा। और जहां तक रूस है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो इस वक्त तनाव है वो भी बढ़ सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे, जैसे हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा है, चीन ने एक प्रकार से निरपक्ष पोजीशन उन्होंने लिया है, उसका भी एक असर होगा। पर साथ साथ आरफा जी, मैं कहूँगा कि शायद जितना भी ये तनावपूर्ण है, शायद हमारे सामने एक मौका भी है। हालांकि अभी ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से पुतिन साहब ने डी फैक्टो जो है उन्होंने क्राइमिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो है स्थापित किया है। पर अगर मॉस्को, वॉशिंगटन और कीव के बीच में ये एक राजनीतिक मौका हो सकता है कि सबको अपनी अपनी जो रवैया है, अपनी जो उद्देश्य है, उनके ऊपर अगर समीक्षा करें तो शायद, और मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूं कि शायद ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी या एक राजनीतिक एक प्रकार का आप ही कह रहे हैं जो संकट है वो एक मौके के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उदय भास्कर जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से ये पूरी वोटिंग की गई है, बताया जा रहा है कि 80% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है और इसके अलावा उसमें भी 90% से ज्यादा लोगों ने जो है वो रूस के साथ जाने का फैसला किया है। इस पूरे जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसीजर है, इस पर जो सवाल है, क्या वो गंभीर है या सिर्फ विरोध करने की वजह से विरोध किया जा रहा है? नहीं साहब, ये जरूर गंभीर है और इसमें शायद सबसे जटिल मुद्दा ये है कि हालांकि जो क्राइमिया के जो रूस के लोग हैं जो ज़्यादा पक्ष में हैं, उन्होंने अपना प्रेफरेंस या वोट ज़रूर मॉस्को के पक्ष में दिया है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यानी कि जहां तक यूक्रेन की जो संविधान है उसके दायरे में ये कितना कॉन्स्टिट्यूशनल था, और इस संडे की जो रेफरेंडम है, मैं कहूँगा शायद इस दायरे से बाहर है। जितना हमने राष्ट्रपति को एक प्रकार से अपने गद्दी से भी हटा दिया गया था, जो कि इस संकट का शुरुआत है, तो शायद हमको सिद्धांतों के बारे में भी सोच विचार करना चाहिए
कि यूक्रेन की जो राष्ट्रीय अखंडता है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी जो यूनिटी है, वो कहां तक प्रभावित हो रहा है और किन सिद्धांतों के ऊपर और किस कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स के ऊपर हमने यूक्रेन का एक जो भाग है उसको एक प्रकार से आज़ाद कर दिया है, जबकि रेफरेंडम के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मैं कहूंगा कि इसका असर जो है आगे आने वालों महीनों में ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचे के ऊपर ये बहुत असर हो सकता है। प्रोफेसर मोहंती, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से जो संवैधानिक और संवैधानिक होने की बातें कही जा रही हैं, पिछले 2 महीने में अगर सिलसिलेवार तरीके से हम देखें तो जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हटाया जाना यूक्रेन में या अपने हिसाब का राष्ट्रपति रखा जाना, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और अब फाइनली लग रहा है कि रूस ने अपने आप अपने अंदर मिलाने की जो कोशिश की है क्रीमिया को, इसमें क्या सभी कुछ असंवैधानिक है या वाकई हम अपने हिसाब से पिक एंड चूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वो क्राइसिस शुरू हुआ 19 नवंबर से शुरू हुआ। यूक्रेन फाइनली डिसाइड किया रशिया के साथ रहेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था, वेस्ट को और अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसीलिए वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए, लेकिन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है, लेकिन जो लगातार 2 महीना डेमोन्स्ट्रेशन चला, ये डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत सारे फासिस्ट एलिमेंट्स थे और वो लोगों को अमेरिका मदद देता था। अमेरिका का असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया लुनार्ड ने बोली है कि वो लोग $5 बिलियन खर्चा किया है वो जो एंटी रशियन फीलिंग्स फर्मेंट करने के लिए रशिया में। और रशिया का एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता बोले हैं कि अमेरिकन एम्बेसी हफ्ता में $20 मिलियन खर्चा करता था टू सस्टेन द डेमोन्स्ट्रेशन। फिर भी वो डेमोन्स्ट्रेशन चलता रहा और 18 फरवरी को बहुत क्रूशियल मोमेंट आ गया। वो डेमोन्स्ट्रेशन तो चलता रहता था, लेकिन फासिस्ट एलिमेंट्स जो थे वो इसको ज़्यादा अग्रवेट करने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो जो स्नाइपर्स थे, वो स्नाइपर्स जो शूटिंग किए, वो स्नाइपर शूटिंग में ऑलमोस्ट 100 लोग मरे हैं। वो स्नाइपर्स अब जो एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर और यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर का बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, ये कन्वर्सेशन लीक हो गया है कि एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि वो स्नाइपर्स थे अपोजिशन का, तो जानबूझ के डिलिबरेटली को और आप ये कह रहे हैं कि ये एक और अमेरिकन कोशिश है, जिस तरह से जहां भी एक विवाद होता है, जहां भी कुछ एक तरह से देखा जाए जो मसला खड़ा होता है, वहां पे अमेरिका जाकर एक कहा जाता है वेस्ट में जहां मैस होता है उसमें फर्दर मैस क्रिएट करने की जो कोशिश है। जियोपॉलिटिकल गेम चलाते हैं। क्या वही एक टिपिकल अमेरिकन बिहेवियर है ये? एब्सोल्युटली जियोपॉलिटिकल गेम, वो जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन चला था 2005 में यूक्रेन में हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था 2005 में, 2003 में जॉर्जिया में हुआ था, और जो भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, सीरिया, लीबिया, वो सब वही जियोपॉलिटिकल गेम, अमेरिका और वेस्ट का जो जियोपॉलिटिकल गेम वो ज़्यादा चल रहा है। लेकिन यूक्रेन का जो क्राइसिस वो ज़्यादा गंभीर है, इसीलिए कि यूक्रेन के साथ रशिया है। वो कैलकुलेशन है कि जब तक यूक्रेन रशिया के साथ नहीं रहेगा तो रशिया ग्रेट पावर स्टेटस रिट्रीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन उसका जियोपॉलिटिकल ऑर्बिट में रहे। और बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं। इसको हम रूस के नज़र से तो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका के नज़र से भी देखने की कोशिश की जाए। अगर अमेरिका के हिसाब से देखा जाए सुधीर जी, तो क्या वाकई अगर पलटने का मौका मिले अमेरिका को, तो क्या वो इसे बेहतर तरीके से इस पूरे संकट को हैंडल करने के बारे में सोच सकते थे? क्या वाकई जैसा अमेरिकन जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, क्या वो सही माना जाएगा? देखिए, अमेरिका ने इतना खींचना ज़रूरी था, मुझे पता नहीं चलता क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में उन्होंने जो अपनी जो सरहद है वहाँ की ईस्टर्न यूरोप में नेटो की वगैरह धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब कई जो पूर्व यूरोप के जो देश पहले सोवियत फोल्ड में थे वो सब अभी आज अमेरिका के पास आए थे। मगर जब यूक्रेन में जब शुरू किया ये, तो मेरे ख्याल से रशिया का भी संयम ख़त्म हो गया, क्योंकि नेटो फोर्सेस रशिया के पूर्व पश्चिम सरहद पे आ जाए और उनकी अपनी सिक्योरिटी उस पर मुश्किल में पड़े, ये तो रूस का भी मानना बहुत असंभव है। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है रूस को कंटेन करने की बहुत कुछ लोग कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर जैसे लोगों ने कहा कि अंत हो गया 2 दशक पहले, दरअसल उसका कभी अंत नहीं हुआ। कोल्ड वॉर का तो अंत तो नहीं हुआ ना इस वजह से, क्योंकि अभी तो चलता आया। अब अमेरिकन्स कहते हैं कि ये जो क्राइमिया में किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है।
एक तरफ से यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से तो है ही, और आज यूक्रेन की अखंडता जो है वो ख़त्म हो गई है। उनका एक बड़ा जो हिस्सा था क्राइमिया वो तो चला गया, और ये उनके लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ उस समय मैं यूक्रेन में था, और उस समय मैंने देखा है कितनी निगोशिएशन हुई थी क्राइमिया रखने के लिए आपके साथ, और क्राइमिया के लिए स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन का स्टेटस दिया गया था वहाँ। और इसकी अपनी आर्थिक वजह भी है। आर्थिक वजह अमेरिका का या रूस के वहाँ नेवल फ्लीट है, यूक्रेन की भी फ्लीट है, तो ये मामला ठीक चल रहा था। अब ये असंवैधानिक तो यूक्रेन की तरफ से तो हुआ है, मगर जैसे अभी कहा गया कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे कीव में, तो उस समय ये जो जिसको बोलते हैं प्रावी सेक्टर, राइटिस्ट लोग, न्यू नाजी, फैसिस्ट, इन लोगों को वहाँ लाके जिस किस्म से वहाँ बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ, तो ये तो यूक्रेनियन लोग भी नहीं चाहते थे। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल ये पूरा मामला वेस्टर्न फोर्सेस का, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात करें या अमेरिका की हम बात करें, ये पूरा जो एक्सपोज नज़र आ रहा है, इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस पूरे संकट को किस तरह से देखा जाएगा, और ख़ासकर जिस तरह से एक रूस के तौर पर भी आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दबंग की तरह जो है पेश आ रहा है रूस, और फिर से वही नज़ारा हमें 2 दशक पहले का नज़र आ रहा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से देखेगा जब पूरा मामला छिपा हुआ नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है? क्योंकि बहुत सालों के बाद रूस ने इतना स्ट्रांग ऐसा पोस्चर लिया है, जिसके बारे में रूस को हमेशा ही लोग कहते थे कि एग्रेसिव है, बट पिछले 20 सालों में रशिया काफ़ी सबमिसिव था, काफ़ी डोसाइल था। तो अब ये जो स्टेप उन्होंने लिया इसमें, और वो कहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी का इसमें सवाल था। नीलाभ जी, ये क्या राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह की हैं कि रशिया रूस जो है जो दबंग गई जिसे हम कह रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कह रहा है, वो उस तरह से दिखा पा रहा है 2 दशक से ज़्यादा की खामोशी के बाद अचानक इस तरह का एक स्टैंड लेना, और लग रहा था कि ये शायद ये संकट टल जाएगा, रूस 2 कदम पीछे हट जाएगा और सब कुछ मामला हल हो जाएगा। अमेरिका ने भी कुछ इस तरह से सोचा था, यूरोपियन यूनियन ने भी। देखिए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूस, अभी का रूस जो है वो 20 वर्षों के रूस से थोड़ा आगे निकला हुआ रूस है। आज की तारीख में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रूस है। उस जो आंतरिक समस्याएं थी और सोवियत संघ के जाने के बाद से बहुत हद तक वो स्टेबल हो चुकी हैं। तो उसमें ये उम्मीद करना कि वो उसको कोई दबा लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, और G8 से भी उसके जहाँ तक सस्पेंशन की बात है, तो ये ब्रिंकमैनशिप कहाँ ले जाएगी, मतलब ये कि ये नई तरह का, एकदम से तो पैरेलल नहीं है, लेकिन क्यूबन क्राइसिस एक नए तरह का स्टैंड ऑफ आप न क्रिएट कर दें। ये भी कहा जा रहा है कि 7 देश जो हैं वो 8वें देश से मिलकर लड़ेंगे, ये भी कहा गया है, जो बयान आया है उसके बाद हम मिलकर मुकाबला करेंगे। इतना आसान भी नहीं है कि चाहे मिलिटरीली ना लड़ें, लेकिन कम से कम स्टैंड लेते हुए लड़ेंगे। ठीक है, वो सैंक्शंस लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन वो एंगेजमेंट के सारे रास्ते फिर आगे भी बंद होते चले जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है कि वो चुप बैठेगा, फिर उधर से भी कई तरह की चीज़ें होंगी दुनिया में, दूसरी जगहों पे वो उसका भी हस्तक्षेप होगा। और ये क्यों बोलते हैं कि फिर रूस के सीधे नीचे से इस्लामिक देश शुरू हो जाते हैं, अगर वो भी इंटरफियर कहीं कहीं करना चाहे तो बहुत से रास्ते उसके पास भी हैं, और जटिल भी हो सकता है मामला। जटिल भी हो सकता है मामला। तो इसे मेरे ख्याल से इसमें दोनों पक्षों को 2 सिद्धांत इसमें हैं जुड़े हुए, जहाँ तक एक जो संप्रभुता का सिद्धांत बताया जा रहा है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सिद्धांत है। दोनों बड़े पेचीदा मसले हैं आज के समय में। संप्रभुता में तब वो संप्रभुता, हर तरफ से संप्रभुता का आदर होना चाहिए। फिर वेस्टर्न इंटरफियरेंस जो है वो यूक्रेन में भी नहीं होना चाहिए था। और अगर एक कोई उसको वायलेट करता है, उसमें अतिक्रमण करता है उसका, तो फिर दूसरे तरफ से भी आप न्योता देते हैं अतिक्रमण करने का, और उससे जुड़ा हुआ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है। ठीक है, आप अब यही यूरोपियन यूनियन है जिसने जब कोसोवो जैसे एक छोटे राष्ट्र को, अनवायबल एक देश को स्थापित करने की बात थी, तो इनके तर्क दूसरे थे और यहाँ इनके तर्क दूसरे हैं। तो मैं तो दुनिया के एंगल से सोच रहा हूँ, इन दोनों के एंगल अगर भूल जाएं तो किसी सिद्धांत, एक मल्टीलैटरल गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस की दृष्टि से कोई सिद्धांत तो तय किए जाने चाहिए। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर एक तरफ गलत हुआ है तो दूसरी तरफ भी गलत करके क्या 2 गलत एक सही बन सकते हैं? यही तो खतरा है कि 2 गलत सही नहीं बनते हैं। लेकिन ये फिर पूरी दुनिया को, जो वो अभी ओबामा ने कहा है कि भाई रूस के लिए कॉस्ट होगा, कॉस्ट तो पूरी दुनिया के लिए होगा। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। जी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्दी हम वापस आएंगे कुछ ही सेकंड्स में और इस पर चर्चा करेंगे कि भारत इस पूरे संकट को किस नज़र से देख रहा है। ब्रेक के बाद
अंतर्राष्ट्रीय जगत एक नए संकट का सामना कर रहा है, वो है क्रीमिया और रूस का संकट। फिलहाल इस संकट किस दिशा में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसको किस तरह से देख रहा है, और खासकर इस हिस्से में बात करेंगे कि भारत इसको किस निगाह से देख रहा है। फिलहाल सुधीर जी ये बताइए कि अगर भारत के नज़रिए से देखें तो भारत जो स्टेटमेंट भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से हमें दिख रहा है वो ये है कि कमोबेश रूस की तरफदारी करता हुआ स्टेटमेंट है कि रूस जो कर रहा है वो ठीक है। क्या ये सही स्टैंड है हमारा? नहीं, हमने तो कहा कि रूस के जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं उसका तो ख्याल होना चाहिए इसमें। तो इस भाषा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये फेवर माना जाए कि रूस जो कर रहा है भारत ठीक समझता है? नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इसमें काफ़ी वेस्टर्न इंटरफेरेंस यूक्रेन में हुआ, उसकी वजह से रूस को ये ऐसे स्टेप्स लेने पड़े। क्योंकि पहले तो क्रीमिया का, उसमें कोई क्रीमिया की बात ही नहीं थी इसमें। जब 2 महीने जो क्राइसिस चल रहा था, क्रीमिया का मामला सामने नहीं था, तो एक तरह क्रीमिया की ये जो अपॉर्चुनिटी रूस को दी गई इसमें, तो इस किस्म का इसमें इंटरफेरेंस हुआ। इसलिए भारत ने कहा, मगर भारत के लिहाज से इस मुल्क में शांति और स्थिरता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के रूस के साथ और यूक्रेन के साथ भी बहुत घने और पुराने संबंध हैं, काफ़ी विस्तृत संबंध है। और जैसे पूरे मिलिट्री सप्लाईज़ की बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें दोबारा फिर अशांति हो, वायलेंस शुरू हो, और उसके साथ पूरा जो सोवियत यूनियन का जो पुराना जो सब और जो दूसरे देश हैं, यानी जो चिंगारियां दबी हैं आप तो भी कह वो रहे हैं भी कि आ दबी सकती हैं, रहें तो अच्छा है। क्योंकि दूसरे देशों में भी तो सोवियत पॉपुलेशंस हैं। तो जिस किस्म से यूक्रेन में लोगों के खिलाफ किया गया कि उनकी रशियन भाषा को बैन किया गया, वैसे और जगह अगर कोई करे तो भी मुसीबत आ सकती है। जी हाँ, कमांडर उदय भास्कर, ये बताइए कि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसको आप कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि 2 दशकों के दौरान, कोल्ड वॉर के बाद के दिनों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस दौरान अमेरिका और भारत नज़दीक आ चुके हैं, एक बड़ी सिविल न्यूक्लियर डील हम कर चुके हैं, लेकिन रूस के साथ भारत के रिश्ते जिस तरह से बदले हैं, उसकी नज़र से आप कैसे देखेंगे फिलहाल भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है? देखिए, जहाँ तक क्राइमिया का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भारत ने जिस प्रकार से जो हमने शब्दकोश का प्रयोग किया है, ये ज़्यादा रूस के समर्थन में है। क्योंकि आपको याद होगा करीब 4-5 दिन पहले हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मेनन साहब, उन्होंने भी यही कहा कि मॉस्को के लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं जहाँ तक क्राइमिया का मुद्दा है। और अभी भी मुझे लगता है कि भारत का जो ऑफिशियल पोजीशन है, ये एक प्रकार से रूस के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने भी एक प्रकार से अब्सटेन किया है, तो भारत का जो पोजीशन है वो थोड़ा और स्पष्ट है। और इसी के ऊपर मैं दोबारा कहूँगा आरफा जी कि हमको शायद सिद्धांतों के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई नाजुक मुद्दे हैं। जैसे मिश्रा जी ने भी कहा है, एक है जो क्षेत्रीय अखंडता, दूसरा है जहां तक संप्रभुता है किसी भी मुल्क या देश का, और तीसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब हम किसी भी देश में इस प्रकार की मान लीजिए रेफरेंडम हुआ है और ये अगर उस मुल्क या देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बाहर है, तो तरह तरह के हमारे सामने नए जो हैं चुनौतियां सामने हो सकते हैं। चाहे आप मिस्र की बात करें या विश्व में कहीं और भी जो इस प्रकार का उथल है, और ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो प्रिंसिपल है, इसको तरह तरह की चिंताएं भी पैदा हो सकते हैं। आप चीन का जो उदाहरण लीजिए, भारत का उदाहरण लीजिए। तो इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि ये एक मौका है मॉस्को के लिए, वॉशिंगटन के लिए और कीव के लिए कि अपने अपने जो उद्देश्य है, अपने अपने जो हित हैं, उनके ऊपर एक बार समीक्षा करके ये देखें कि कहां तक इस स्थिति को या सिचुएशन को हम एक प्रकार से स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपके प्रोग्राम में कहा गया शुरुआत से लेकर 100 लोग मारे गए हैं, खून खराबा हम नहीं चाहते। जी हाँ, बिल्कुल खून खराबा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिद्धांतों को जितने अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है, खासकर पश्चिमी देशों के जरिए, इसकी ज्यादा मिसाल देखने को मिलती है। प्रोफेसर मोहंती, ये बताइए कि यहाँ से अब ये स्थिति कहाँ जा रही है? यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या होगा? जो सैंक्शन जो लगे हैं और जो लगने का डर है, जो खतरा है, वो कहाँ ले जाएगा रूस को? क्या वाकई नुकसान पहुंच सकता है रूस को? सैंक्शन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले
जब कोल्ड वॉर चल रहा था बहुत सारे सैंक्शन लगा था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। तो इसीलिए अब भी जो सैंक्शन लगेगा इतना ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं होगा, हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। रसा $200 बिलियन का ट्रेजरी बिल खरीद करके रखा है अमेरिका का, इसको अभी मार्केट में छोड़ देगा तो डॉलर भी खतरा होगा। इसीलिए यानी आप ये कह रहे हैं कि रशिया जो है वो कोई इजिप्ट नहीं है या कोई दूसरा देश नहीं है जिसको जैसे चाहे डामाडोल कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो सैंक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और G8 से निकल दिया है, ठीक है, दिस ए पासिंग फेज, वो फिर इसके बाद लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका और रूस दोनों को नेगोशिएशन टेबल को आना ही पड़ेगा। और 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। अमेरिकन ज़्यादा प्रेशर डालेंगे रशिया का ऊपर, तो फिर हो सकता है यूक्रेन डिवाइड भी हो जाएगा, 2 कंट्री हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही यूक्रेन इसका एंटायर हिस्ट्री में कभी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। वो स्टालिन ने इसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया विद इन दिस प्रेजेंट बाउंड्री, अदरवाइज फॉर सेंचुरीज वो कभी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। रूस का हिस्ट्री 10th सेंचुरी में कीव से शुरू हुआ था, कीवन रूस से। इसीलिए यूक्रेन में अभी आइडेंटिटी का भी क्राइसिस है, हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन्स है, कल्चरल डिवाइड है, सिविलाइजेशनल डिवाइड भी है। ईस्ट वेस्ट बीच में इतना डिफरेंसेस है कि इफ इट इज रॉन्गली हैंडल तो कंट्री डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है। नीला मिश्रा, ये बताइए कि कई बार ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से वहाँ एक खास समुदाय के साथ बर्ताव किया गया, खासकर जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव है, क्या वाकई जो रशियन स्पीकिंग जो रूस में है और फिलहाल जो क्रीमिया की जो हम बात कर रहे हैं उनके बीच जो एकता है वो एक सेंटिमेंट उभर रहा है रूस के अंदर कि जो रूस कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो आम लोगों की बात? उनके अंदर तो एक सेंटिमेंट होगा, लेकिन इस मामले में थोड़े क्रीमिया की हिस्ट्री जो है ट्रैजिक रही है, क्योंकि वहाँ से मुस्लिम तातार्स को एक्सपेल किया गया था, वो लोग भी गए थे और इसमें वो कई स्टेक होल्डर्स हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी पक्ष को, और जैसा उदय भास्कर जी ने भी कहा कि किसी पक्ष को ज़्यादा पंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत तरह का, जिसको कहते हैं पेंडोरास बॉक्स, वो खुलेगा और भारत जैसे देश के सामने भी समस्या होगी, चीन जैसे देश के सामने भी समस्या है, जहाँ कई टेरिटोरियल मसले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मसले और बाइलैटरल द्विपक्षीय मसले हैं। तो और मेरे ख्याल से अब ये समय ज़रूर आ गया है कि हम, जैसे कहा जाता है ना कि वॉर इतनी सीरियस चीज़ है कि उसको जनरल्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अब इंटरनेशनल ऑर्डर इतनी सीरियस चीज़ है कि महज कुछ महाशक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट का भी बड़ा विस्तार जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से आज संसद में ये कहा उन्होंने कि वो उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे जिस तरह से उनको मार्जिनलाइज किया गया, हाशिए पर फेंका गया, क्या वाकई ये सब कुछ इसमें आपको जेन्युइन नजर आता है? जब राष्ट्रपति पुतिन ये सब कहते हैं, वाकई उनके साथ इस तरह का सलूक हुआ है और रूस के साथ जुड़ने में बेहतर होगा? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन की अपनी कुछ राजनीतिक बाध्यताएं भी हैं और उनका कुछ एक राजनीतिक रिफ्लेक्स है, वो भी एक टफ दिशा में जाता है, वो एक अलग मसला है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस सब के लिए ज़रूरी है निगोशिएशन टेबल पे बैठना, क्योंकि अब ये जो रशियन क्रीमिया में हैं, इस तरह के रशियंस और जगह भी तो हैं। क्या सेंट्रल एशिया में रशियंस नहीं हैं? तो क्या वहाँ जाकर तो वहाँ तो ये हर जगह तो एक जो पुराने सोवियत संघ के जो देश हैं, इनको कहीं ना कहीं समस्याएं अपनी हल करनी पड़ेंगी। सुधीर जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से अब G8 से सस्पेंशन जो रशिया का देखा जा रहा है, कोई दबाव रूस के ऊपर बनेगा? वाकई जो टेबल पे आने की बार बार बात हो रही है, इसमें कौन पहले, जैसे ब्लिंक कहना कहते हैं, कौन पहले पलक झपकाएगा? अभी तो हाँ, फिलहाल तो कोई ब्लिंक नहीं करेगा, कुछ महीनों तक ये ऐसा चलता रहेगा। कुछ महीनों तक? मेरे ख्याल से कुछ महीनों तक चलता रहेगा। रूस पर भी ज़रूर दबाव आएगा ही। अब वो कितना भी कहें कि वो सैंक्शंस तोड़ सकते हैं और इतना असर नहीं होगा, मगर बात यह है कि जितना वेस्ट यूरोप रूस पर निर्भर है गैस सप्लाईज वगैरह के लिए, तो रूस को भी तो बेचना है। और रूस की इकोनॉमी इतनी तगड़ी नहीं है कि जो जैसे सभी इसका मुकाबला ठीक तरह से कर सके। एक ये भी बात है कि यूक्रेन के काफ़ी लोग यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन करने में बहुत राज़ी थे, तैयार थे, और इसीलिए वो जो पहले जो प्रोटेस्ट हुए यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन के प्रति सपोर्ट दिखाते हुए, उसकी भी तो कुछ दखल लेनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। नीलाभ मिश्रा, आपका भी शुक्रिया, प्रोफेसर मोहंती और साथ ही कॉमेडर उदय भास्कर।